नमस्कार दोस्तों, एससीईआरटी की सीरीज में आपका स्वागत है। और इसमें सबसे पहले हम कक्षा छठी का साइंस का बुक स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। यह चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसमें मेनली जो है फूड और उसके सोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है। और तो आगे चलते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है, भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वो पौधे होते हैं। ऐसे देखिए, भोजन का स्रोत तो भोजन का स्रोत तो दोनों होता है, पौधे और जंतु दोनों होते हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से जो खाते हैं भोजन, उसमें पौधों का जो है रेशियो जो है ज्यादा होता है। तो भोजन के स्रोत जो है पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं। तो मधुमक्खियां फूलों से क्या एकत्रित करती हैं? तो मकरंद एकत्रित करती हैं, जिसे फूलों का रस भी हम लोग बोलते हैं। और ये फूलों का जो रस होता है वो वर्ष भर उपलब्ध नहीं होता है, वो वर्ष किसी खास समय में ही फूल जो है उस पौधे के खिलते हैं और उसी समय जो मधुमक्खियां जो है उसके रस को एकत्रित कर लेती हैं और उसे शहद में परिवर्तित कर देती हैं। अगला बिंदु है, मकरंद कब उपलब्ध होते हैं? तो इसका उत्तर होगा वर्ष के केवल कुछ ही समय में। उसके बाद है, जंतु जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसको शाकाहारी हर्बीवोर्स कहते हैं। उसके बाद है, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में कहते हैं, तो उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। और तीसरा कैटेगरी वो होता है जो जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं, जैसे कि हम मानव हो गए, तो वो होते हैं सर्वाहारी। अब है दूसरा चैप्टर, जिसमें भोजन में क्या क्या आता है। तो इसमें फूड इंग्रेडिएंट्स जो है और मेन कंपोनेंट ऑफ जो फूड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर, वैसे अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे हमें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन है? तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा एवं विटामिन होता है। हम लोग जानते हैं कि जल और रुक्षांश ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जल जो है हमारे लिए क्या करता है? वो जो है हमारे शरीर में जो भी ऐसा पदार्थ है जो हमारे उपयोग का नहीं होता है, उसका बाहर निष्कासन करने में मदद करता है। रुक्षांश भी है, वही करता है। रुक्षांश हम लोग डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, जो हम लोग रेशा खाते हैं, वो भी उसका भी काम जो है वो हमें पोषक तत्व इसलिए नहीं है कि वो हमें ऊर्जा देता है या हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए उपलब्ध है वो, लेकिन हमारे पाचन में बहुत ही मदद करता है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप क्या है? तो इसका उत्तर होता है मंड या स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पर आयोडीन के तनु घोल डालने पर वह कैसा हो जाता है? तो नीला या काला। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट किस भोजन में उपस्थित है या नहीं है उसके टेस्ट के लिए क्या करते हैं? उस पे उसका जैसे आलू है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग आलू को एक पतला स्लाइस काट लेंगे और उसको में आयोडीन के तनु विलयन को लेके घोल को उस पर थोड़ा सा डालेंगे, तो उसका कलर जो है नीला या काला हो जाता है। तो ये शो करता है कि हाँ, उस फूड आइटम्स में जो है कार्बोहाइड्रेट है। अब है, प्रोटीन कॉपर सल्फेट एवं कॉस्टिक सोडा के घोल में कैसा हो जाता है? तो इसका उत्तर है उसका बैंगनी। तो जैसे किसी भी फूड आइटम्स में अगर प्रोटीन होगा तो उसकी उपस्थिति को हम कैसे जांच सकते हैं? तो उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले फूड आइटम को पतला महीन पीस लेते हैं, जैसे चूर्ण बना लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। फिर उसमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के घोल को डालते हैं। फिर कुछ देर छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि उसका रंग जो है बैंगनी हो जाता है। तो इससे प्रदर्शित होता है कि उस फूड आइटम्स में जो है कि प्रोटीन की उपस्थिति है। अब है अगला बिंदु है, कागज पर तेल का धब्बा किस पोषक तत्व की उपस्थिति दर्शाता है? तो हम लोग जानते हैं इसका उत्तर वसा है। जैसे कि फैट का उपस्थिति हम लोग दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कागज में उस फूड आइटम्स को हम लोग रैप कर देते हैं या लपेट देते हैं और उसको जब भारी कुछ किसी वस्तु से उसको पीटते हैं और कागज को फिर खोलते हैं तो देखते हैं कागज पे तेल का धब्बा है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा, इस फूड आइटम्स में जो है फैट जो है उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें डैश ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऊर्जा के स्रोत होते हैं, लेकिन वसा से हमें पर ग्राम जो है ऊर्जा जो है ज्यादा प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट बिंदु है, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कैसा भोजन है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा देने वाला भोजन है।
उसके अगले बिंदु पे हम लोग आते हैं, प्रोटीन क्यों आवश्यक है? तो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए। ऐसा प्रोटीन जब हम लोग नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर जो है बहुत पतला हो जाता है, मसल्स नहीं हो पाते हैं, तो ये हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में कौन मदद करता है? तो उसका उत्तर है विटामिन। विटामिन की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में ही होती है हम लोगों की, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए हमें जो है रक्षा प्रदान करता है। विटामिन की कितने मात्रा की आवश्यकता होती है? तो अल्प मात्रा। विटामिन ए क्या करता है? तो ये हमारी त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। जैसे विटामिन ए की कमी से लोगों को रतौंधी भी हो जाता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि विटामिन ए जो है पीली जो है फल में और सब्जियों में पाया जाता है। पपीता हो गया, इसी तरह जो पीले पीले फल हैं, सब्जियां हैं, उसमें विटामिन ए जो है उपस्थित रहता है। विटामिन सी क्या करता है? इसका उत्तर होगा रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है? यह हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। विटामिन ए के स्रोत क्या है? पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली, तेल। विटामिन बी के स्रोत क्या है? चावल, गेहूं और यकृत। विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है? तो अमरूद हो गया, नींबू हो गया, मिर्ची, आंवला, टमाटर, संतरा वगैरह जो खट्टे होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जब हम लोग खाना पकाते हैं तो गर्मी से, हीट से जो क्या होता है, विटामिन सी जो है वो मतलब वो उस खराब हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि उसकी जो ये होती है वो खत्म हो जाती है। तो हमें ज्यादा देर तक वैसे विटामिन सी वाले भोजन को पका कर नहीं खाना चाहिए। विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है? तो कलेजी, दूध, मक्खन, मछली, अंडा। लौह तत्व किन में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, केला वगैरह में आयरन पाया जाता है। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? तो दूध से होता है। फास्फोरस एवं कैल्शियम किस में मिलता है? इसका आंसर होगा मछली और अंडा में। सोडियम एवं पोटेशियम किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा नमक। हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः किससे होती है? इसका आंसर है पादप, जिसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं या रुक्षांश बोलते हैं। रुक्षांश हमारे पाचन में जो है बहुत मदद करती है। रुक्षांश का क्या कार्य होता है? शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में। जल की क्या उपयोगिता है? यह पोषक तत्व को अवशोषित कराने में सहायता करता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। पकाने पर क्या नष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर है विटामिन सी। इसलिए हम लोग को वैसे विटामिन सी युक्त भोजन के जो आइटम होते हैं उसको बहुत ज्यादा तो है नहीं पकाना चाहिए। कम भोजन मिलने पर बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो वो मरासमस, कमजोरी है, बच्चों का शरीर कमजोर है, पतला दुबला दिखने लगता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोर्कर। कुपोषण किसे कहते हैं? जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व युक्त पदार्थ नहीं मिलते हैं तो उसको हम लोग कुपोषण कहते हैं। इसको इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोटीन की कमी से हो रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो रहा है, कोई विटामिन की कमी से हो रहा है, तो इन सब पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। रतौंधी के लक्षण क्या होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है, और इसमें क्या होता है कि कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है और इसके लक्षण क्या है? तो विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी होता है, और इसके लक्षण में है इस दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है, और स्कर्वी के लक्षण क्या होता है? तो स्कर्वी में बीमारी में हमारे क्या होता है कि मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स में क्या होता है, कौन से लक्षण होते हैं? तो अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से अस्थि में वो दंत क्षय होता है, मतलब वो बोन जो है या फिर टिथ जो है वो टूट टूट के गिरने लगता है।
आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से हम लोग सब लोग जानते हैं कि गला में घेंघा हो जाता है। घेंघा का क्या लक्षण है? तो गले की ग्रंथियां फूल जाती हैं और बच्चों में मानसिक विकृति भी हो जाती है। तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। तंतु किसे कहते हैं? धागे की पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम लोग कोई धागा लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे वो पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनी रहती हैं और उन्हें ही हम लोग तंतु कहते हैं। कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? तो मुख्यतः काली मिट्टी वाले प्रदेशों में, और जहाँ का अगर जलवायु गर्म होता है वहाँ कपास के पौधे उगाए जाते हैं। कपास ओटना किसे कहते हैं? तो कपास के बिनौले से अलग करना होता है। हम लोग पहले कपास को क्या है, हाथ से ही खेत से उसको चुन के ले आते हैं और उसके बिनौले मतलब बीज से उसके रेशे को हम लोग फिर अलग करते हैं, उसी को ही हम लोग कपास ओटना कहते हैं। पटसन किससे प्राप्त होता है? तो पटसन तंतु पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन की खेती किस ऋतु में होती है? तो पटसन की खेती जो है वर्षा ऋतु में होती है। बिहार में जूट कहाँ उगाया जाता है? जूट और पटसन एक ही होता है, उसी को पटसन और जूट भी बोलते हैं। कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिले में जूट की कटाई कब होती है? तो जब पौधे में फूल आने लगते हैं। कताई किसे कहते हैं? तो रेशों से धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कताई कहते हैं। जो चरखा पे भी हम लोग सूत कताई करते हैं वही होता है। धागों से वस्त्र कैसे बनता है? तो इस दो विधि है, बुनाई और बंधाई।